सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि, नीति कवि, कविवर वृंद का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा रचित वृंद विनोद सत्सई में के कुछ काव्यांशों का अध्ययन करेंगे। वृंद का जन्म शाक द्वीपीय ब्राह्मण कवि रूप जी और कौशल्या के घर में मेड़ता, राजस्थान में संवत 1700 विक्रमी में हुआ। काशी में ताराजी नामक विद्वान से विद्या अध्ययन करने के बाद जब ये मेड़ता लौटे तब जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह ने इन्हें कुछ भूमि समर्पित कर सम्मानित किया। महाराज के मित्र नवाब मोहम्मद खां के द्वारा ये औरंगजेब की सभा में जा पहुंचे और अपनी योग्यता के बल पर दरबारी कवि तथा सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से सुप्रसिद्ध थे, और पौत्र अजीमुश शान के शिक्षक नियुक्त हुए। किशनगढ़ नरेश महाराज राज सिंह ने संवत 1764 में इन्हें बहादुर शाह से मांग लिया और जागीर प्रदान की। संवत 1780 में वहीं वृंद का स्वर्गवास हुआ और वहीं इनके वंशज आज भी विद्यमान हैं। वृंद ने छोटे बड़े 11 ग्रंथों का प्रणयन किया। वृंद विनोद सत्सई, जो दृष्टांत सत्सई भी कहलाती है, यमक सत्सई, भाव पंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा, वचनिका और सत्य स्वरूप इनके बड़े ग्रंथ हैं तथा पवन पचीसी समेत शिखर छंद, हितोपदेशाष्टक, भारत कथा और हितोपदेश संधि छोटे ग्रंथ है। वृंद विनोद सत्सई वृंद की कीर्ति का मुख्यतः इसी ग्रंथ पर अवलंबित है। इस सत्सई का आरंभ वृंद ने ढाका नगर में संवत 1761 में अजीमुश शान के मनोविनोद तथा शिक्षा के लिए किया था। दोहों की संख्या 705 से 713 तक प्राप्त होती है। सत्सई के अध्ययन से वृंद की व्यापक पैनी दृष्टि का सम्यक परिचय मिल जाता है। इतर प्राणी विषयक नीति के सिवा शेष सभी नीतियों पर वृंद ने प्रचुर और सुंदर लिखा है। चूंकि इनके जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में व्यतीत हुआ, इसलिए पशु पक्षियों के प्रति व्यवहार के वर्णन की उपेक्षा अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती। सत्सई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रायः उन्हीं विषयों का उल्लेख नहीं है जिन पर प्राय नीतिकार लिखा करते हैं। ऐसी अनेक बातों की भी चर्चा है जिनका वर्णन प्राय उपेक्षित रहता है, क्योंकि वृंद सत्सई ही वृंद की कीर्ति का आधार है। और इस सत्सई में वृंद ने लोकानुभव से जो ज्ञान अर्जित किया, उस अर्जित ज्ञान को छोटे से दोहे जैसे छंद में इन्होंने बड़ी गहराई के साथ और पूरी कुशलता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो हम वृंद विनोद सत्सई के कुछ चयनित अंशों का अध्ययन करेंगे। नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। यह, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, वृंद विनोद सत्सई में से लिया गया है। इस छंद में वृंद ने अवसरानुकूल व्यवहार और वार्तालाप करने के महत्व को निरूपित किया है।
क्योंकि अवसर के अनुकूल अगर कोई बात नहीं की जाती तो उस बात को न सुना जाता है, समझा जाता है, न ही उसे महत्व प्रदान किया जाता है। वृंद कहते हैं नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, कि बिना अवसर के कही गई अच्छी बात भी नीरस लगती है। अर्थात अवसरानुकूल कही गई बात ही व्यक्ति समझता है, सुनता है और अच्छी लगती है। जैसे बरनत युद्ध में रस सिंगार न सुहात। अपने उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट करते हुए वृंद कहते हैं कि जैसे युद्ध का वर्णन हो रहा हो और उस समय अगर किसी के द्वारा श्रृंगार विलास की बात की जाए तो उस बात को अच्छा नहीं माना जाता, वह अवसरानुकूल नहीं लगती। क्योंकि युद्ध में पराक्रम, शौर्य और मरणोत्सव की चर्चा अच्छी लगती है, उसमें वासना और श्रृंगार से जुड़ी हुई रसिकता की बातें अप्रिय लगती है, वह अवसरानुकूल नहीं होती है। इस छंद में वृंद ने लोकानुभूति से जो ज्ञान अर्जित किया था, जो अनुभव अर्जित किया था, उसकी बड़ी सुंदर और सरस अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है, ब्रज भाषा है और दोहा छंद है। अगला है फीकी पे नीकी लगई कहिए समय बिचारी, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। इस दोहे में वृंद ने ये बताया है कि जब उचित अवसर होता है तो उचित अवसर पर गाली जैसे जो अपशब्द हैं वो भी उस अवसर के अनुकूल होने के कारण प्रिय लगते हैं। वृंद कहते हैं फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचारी, कि गाली अर्थात अपशब्द प्राय फीका यानी नीरस लगता है, लेकिन और गाली जो है भीषण कलह का, झगड़े का भी कारण बन जाती है। लेकिन अपशब्द का, गाली का प्रयोग हमें जब करते हैं तो उसके अवसर के अनुसार ही इसका प्रयोग हमें किया जाना चाहिए। समय को ध्यान रखकर अगर गाली का प्रयोग किया जाता है तो वह मन को प्रिय लगती है, मनोविनोद का साधन बनती है, मनोरंजन का। इसी को स्पष्ट करते हुए बिहारी वृंद उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते हैं सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। अपनी बात की पुष्टि के लिए वृंद यहाँ उदाहरण देते हैं कि विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष के लोगों को गालियां दी जाती है, अर्थात जो स्त्रियां होती है वह मंगल गान करते हुए बीच बीच में वर पक्ष के लोगों को गाली भी देती है। ये राजस्थान की गीत परंपरा का ही एक रूप है जिसकी चर्चा यहाँ पर वृंद ने की है। तो उस समय वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर पक्ष के लोगों को विवाह के अवसर पर जो गाली देते हुए गीत गाए जाते हैं वह वर पक्ष के लोगों को प्रफुल्लित करते हैं, उनका मनोविनोद करते हैं और मनोरंजन करते हैं। तो इस अवसर पर दी जाने वाली ये गालियां बुरी नहीं लगती और कोई इसका बुरा नहीं मानता, बल्कि ऐसे गालियों वाले जो गीत होते हैं उनसे वातावरण सरस हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस दोहे में अवसर के अनुकूल बात करने, उसके औचित्य के अवसर के औचित्य के अनुसार वार्तालाप करने पर वृंद ने बल दिया है। इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का
उदाहरण अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है और दोहा छंद है। अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाई, मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जराए। इसमें वृंद ने अधिक परिचय के कारण होने वाले उपेक्षा और अनादर की ओर संकेत किया है। वृंद कहते हैं कि इसमें जो वृंद ने जो लोकानुभव अर्जित किया था उसकी अभिव्यक्ति इस दोहे में हमें देखने को मिलती है। वृंद कहते हैं अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाई, कि हे भाई जिससे हमारा अधिक परिचय होता है, अर्थात अधिक जान पहचान होती है, उसके स्वभावतः हम उसके प्रति उपेक्षा या अनादर का भाव भी रखने लग जाते हैं। जैसे मलियागिरी की भीलनी चंदन देत जराए, जैसे कि मलय पर्वत पर चंदन के वृक्षों की बहुलता रहती है और वहां पर निवास करने वाली भील स्त्रियां खाना आदि भोजन आदि बनाने के लिए चंदन के वृक्ष, जो बाकी लोगों के लिए दुर्लभ औषधीय गुणों से युक्त है, वह उनके लिए उनको साधारण वृक्ष समझ करके उसके महत्व को कमतर आंकते हुए साधारण लकड़ी की तरह उनका प्रयोग जो है भोजन आदि बनाने के लिए करती है। तो यह चंदन जो औषधीय गुणों से युक्त पेड़ है उसकी लकड़ी का अनादर ही है। इसमें हम देखते हैं कि वृंद ने लोकानुभव की व्यंजना की है, साथ ही अति परिचय को अहितकारी बताया है। इसमें ब्रज भाषा है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है। अगला है मूरख को पोथी दई बाचन को गुण गाय, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ। वृंद इसमें मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव की बड़ी सुंदर विवेचना की है कि मूर्ख व्यक्ति किसी के महत्व को सहज ही समझ नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, तो जो पुस्तकीय ज्ञान है वह उसके लिए कोई मायने कोई अर्थ नहीं रखता। इसी को लेकर वृंद कहते हैं मूर्ख को पोथी दई बाचन को गुण गाए, कि मूर्ख व्यक्ति को सद्गुणों से परिपूर्ण ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ने के लिए अगर दी जाए तो वह उस पुस्तक के गुणों का वर्णन नहीं करता, क्योंकि वह उसके गुणों को उसके महत्व को समझ ही नहीं पाता है। जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ, कि उसका स्वभाव तो ऐसा होता है कि जैसे किसी अंधे व्यक्ति के हाथ में अगर हम निर्मल दर्पण दे दिया जाए तो वह व्यक्ति उस निर्मल दर्पण में दृष्टिहीन होने के कारण अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति बुद्धिहीन होने के कारण, ज्ञानहीन होने के कारण श्रेष्ठ और ज्ञानवर्धक पुस्तक के महत्व को नहीं समझ पाता है। इसमें उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है और दोहा छंद है। अगला है घटती बढ़ती संपत्ति की संपत्ति सुमति गति अरहट की जो, रीति घटिका भरती है भरी सुरीति हो। इसमें वृंद कहते हैं कि
समय परिवर्तन के साथ, समय चक्र गतिशील रहता है, समय स्थिर नहीं रहता। तो समय परिवर्तन के साथ व्यक्ति की संपत्ति घटती और उसकी बढ़ती रहती है। इसी को संकेतित करते हुए वृंद कहते हैं, घटती बढ़ती संपत्ति सुमति गति अरहट की जो। कि जिस प्रकार रहट यंत्र होता है, प्रयुक्त होता था मध्य प्राचीन काल और मध्य काल में कुओं में से पानी निकालने के लिए, कि उस रहट यंत्र की गति की तरह जीवन में संपत्ति और सुमति दोनों ही घटती और बढ़ती रहती है। रीति घटिका भरती है, भरी सुरीति हो। कि जैसे रहट चलने पर उसकी डोलचियां कुएं के पानी में जाकर पहले तो खाली डोलचियां जो है वह भर जाती हैं और बैलों द्वारा खींचकर बाहर निकालने पर वह भरी हुई डोलचियां फिर खाली हो जाती है। भरी सुरीति हुई, कि वो भरी हुई जो डोलचियां हैं वह खाली हो जाती है। अर्थात रहट के घूमने के क्रम से उनकी डोलचियों का, खाली डोलची का भरना और भरी का खाली होना सतत चलता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में उन्नति और अवनति के क्षणों में संपत्ति और उसकी सुमति दोनों ही घटती बढ़ती रहती है। यह इस छंद में वृंद का उपदेशात्मक नीति वचन जो है वह अभिव्यक्त हुआ है। दोहा छंद है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। अगला है, उत्तम जन की होड़ करी नीच न होत रसान, कोवा कैसे चल सके राजहंस की चाल। इसमें लोकानुभव से जो अर्जित ज्ञान है उसको व्यक्ति के स्वभाव में समय के साथ, जो अगर किसी की दुष्टता की, नीचता की अधम प्रवृत्ति है तो वह परिवर्तित नहीं हो सकती। इसी को इंगित करते हुए वृंद कहते हैं, उत्तम जन की होड़ करी नीच न होत रसान। कि इस संसार में जो श्रेष्ठ जन है, उत्तम जन है, जिनका आचरण और व्यवहार श्रेष्ठ है, उन उत्तम व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा रखने पर नीच व्यक्ति उनकी तरह रसिक और सहृदय नहीं बन सकता। वैसे ही जैसे कौवा जो है वह राजहंस की चाल की नकल भले कर ले, लेकिन राजहंस के समान उसकी चाल नहीं चल सकता। अर्थात इसमें वृंद ने यह भाव अभिव्यक्त किया है कि नीच व्यक्ति श्रेष्ठ बनने की होड़ तो करता है, परंतु उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, उसका जो मूल स्वभाव नीचता का है, उसे वह त्याग नहीं पाता और इसी कारण वह बहुत प्रयत्न करने पर भी आम की तरह सरस मधुर अर्थात व्यवहारशील नहीं बन पाता है। इसमें जो नीच व्यक्ति है उसके स्वभाव का सुंदर चित्रण हुआ है और कौवे की दुष्टता और राजहंस की उत्तमता के माध्यम से श्रेष्ठ व्यक्तियों और नीच व्यक्तियों के को दर्शाया गया है। इसमें अनुप्रास, दृष्टांत, उपमा आदि अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है और दोहा छंद है।